वेलकम बैक। आज हम पुनः पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एक और चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वो है डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी या राजनीति भूगोल का विकास। माई सेल्फ डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। राजनीति भूगोल क्योंकि भूगोल की ही एक शाखा है, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, किन चरणों में हुआ, यह सब चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। प्रत्येक विषय का विकास क्रमिक रूप से होता है। यही प्रक्रिया राजनीतिक भूगोल के विकास की है। राजनीतिक भूगोल का अध्ययन 2000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है, किंतु वास्तविक स्वरूप एक विषय के रूप में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। वास्तव में राजनीति भूगोल का आधार उन प्राचीन विचारकों के विचारों में दृष्टिगत होता है, जिन्होंने राज्य एवं वातावरण के संबंध में मत प्रकट किए हैं। राजनीतिक भूगोल का विकास हम निम्न चरणों में बांट सकते हैं। पहला है एंशिएंट पीरियड या प्राचीन काल। यह काल ईसा पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी तक माना जाता है। यह मुख्य रूप से यूनानी तथा रोमन विद्वानों से संबंधित है। प्राचीन विचारकों ने वातावरण एवं मानव समुदाय के संबंधों को व्यक्त करते हुए अनेक विचार क्षेत्रीय अथवा क्षेत्रीय भिन्नताओं के संबंध में प्रस्तुत किए। ऐसे विचारकों में हिप्पोक्रेटस, हेरोडोटस, प्लूटो, अरस्तु एवं स्ट्रैबो विशेष उल्लेखनीय हैं। अरस्तु ने राज्यों की उत्पत्ति, विकास और रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में लिखा है। यह काल न केवल राजनीतिक भूगोल के ही अपितु भूगोल मात्र के विकास के ऊषा काल के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस काल में राजनीतिक भूगोल भूगोल के ही अस्पष्ट क्षेत्र रूप में था तथा इसके अंतर्गत पर्यावरण संबंध परक दृष्टिकोण अपनाए गए थे। 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में लगभग 15वीं शताब्दी तक अंध युग का आधिपत्य रहा। इस युग में विचारधाराओं मुख्यतः धार्मिकता से युक्त रही। ये जो प्राचीन समय था, इसमें आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि यूनानी काल और रोमन, ये दोनों अपने साम्राज्यों का विस्तार कर रहे थे। रोमन का विस्तार यूरोप में देखने को मिला था, यूनानी का विस्तार यूरोप से बाहर एशिया महाद्वीप तक भी देखने को मिल रहा था। तो इन विस्तारवादी जो ताकतें थी, उनके जो वहाँ पे विद्वान थे, वो कैसे अपनी सीमाओं का विस्तार करें, राष्ट्र का निर्माण कर सकें, राष्ट्र की भावना विकसित करें, इस संदर्भ में उनके काम उल्लेखनीय हैं। अरस्तु है, प्लूटो है, स्ट्रैबो है, हिप्पोक्रेटस है, हेरोडोटस है, इन सब ने ये उस समय के विद्वान थे जिन्होंने इस पर काम किया। और 5वीं शताब्दी में जब रोमन काल का पतन होना शुरू हुआ था, रोमन साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ था, उसके बाद एक लंबे समय तक अंध युग देखने को मिला, जिसमें जो भी विकास हो रहा था वो धार्मिकता से युक्त था। इस्लाम की बढ़ोतरी उस समय हुई और क्रिश्चियनिटी का या ईसाइयों का जो धर्म है वो उस समय बढ़ने को मिला था। ये सब चीज़ें उस काल में हुई, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना उसमें नहीं देखने को मिल रही थी, या राजनीति भूगोल एक तरीके से उस पर कोई बात या विषय पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। दूसरा पीरियड आता है आपका 18वीं और 19वीं शताब्दी का। सामान्यतः इस काल को जर्मन भूगोलवेताओं के काल के रूप में वर्णित किया जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से पुनः प्राकृतिक वातावरण एवं राजनीतिक स्वरूप में संबंध स्थापित किए जाने लगे। बोदिन ने विचार प्रस्तुत किए कि राष्ट्रीय विशेषताएं जलवायु और धरातल के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। मोंटेस्क्यू ने जलवायु, धरातल, महाद्वीप और महाद्वीप का मनुष्य, राजनीतिक व्यवस्था एवं नियमों पर प्रभाव व्यक्त किया। इन विचारकों के दृष्टिकोणों का समालोचनात्मक अध्ययन करने से
यह निष्कर्ष निकलता है कि राजनीतिक भूगोल के अनेक तथ्य दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रतिपादित किए गए हैं। प्रत्येक राजनीतिक तथ्यों को प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में ही समझाने का प्रयास किया गया है। कांट ने भी निश्चयवादी विचारधारा का अनुकरण करते हुए राजनीतिक इकाइयों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को स्थापित किया है। 19वीं शताब्दी में राजनीतिक भूगोल का विकास दो जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर और फ्रेडरिक रेट्जेल द्वारा किया गया। रिटर ने यह धारणा विकसित की कि मानवीय संस्कृति जैवीय इकाई के रूप में है और इनका जन्म होता है, ये परिपक्व होती हैं तथा अंत में मृत्यु को प्राप्त होती हैं। तो हम देखते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर ज़्यादा जो विकास इसका देखने को मिला वो जर्मन भूगोलवेताओं की देन था। उसमें प्रमुख थे दो जर्मन भूगोलवेता कार्ल रिटर और फ्रेडरिक रेट्जेल ने इस पर विशेष योगदान दिया है। कार्ल रिटर ने इसको जीव की तरह ही माना कि राष्ट्र जो है वो एक जीव की तरह होता है, इसका जन्म होता है, फिर ये विकसित होता है और अंत में मृत्यु को भी प्राप्त करता है। उसी तरीके से राष्ट्र भी जन्म लेता है, इसका काफ़ी विकास होता है और फिर विकास इसका धीरे धीरे क्षीण होने लगता है या वो पतन की ओर जाता है। हम देखें 1917 की क्रांति के बाद सोवियत रूस एक अच्छे मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा था, उसका विकास हुआ, विकसित हुआ, खूब चरम पर पहुंचा और फिर अंत में सोवियत रूस का विखंडन हुआ, उसके कई अलग अलग देश उससे उत्पन्न हुए। तो राजनीति भूगोल में यही सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगला जो काल है वो है 20वीं शताब्दी का, जो कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले का समय है। इस संक्षिप्त काल में राजनीतिक भूगोल के भू राजनीतिक पक्ष पर अधिक बल देते हुए स्वीडन के रुडोल्फ केजेलन, ग्रेट ब्रिटेन के मैकेंडर, अमेरिका के ए महान ने विषय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन विद्वानों ने विषय की विवेचना अलग अलग प्रकार से करते हुए राष्ट्र शक्ति की अवधारणा को अपनाया है। यदि केजेलन के विचार सैद्धांतिक एवं एकाकी राज्यों की शक्ति के प्रसार से भरे हुए थे, तो मैकिंडर एवं महान ने राज्य शक्ति के आधार के रूप में क्रमशः महाद्वीपीय तथा महासागरीय कारकों का व्यावहारिक परीक्षण ग्लोबीय स्तर पर प्रस्तुत किया। इसी समय राजनीतिक भूगोल ने निश्चयवाद के आवरण में रहते हुए भी रेट्जेल की पुस्तक राजनीतिक भूगोल के प्रकाशन के बाद अपना अलग अस्तित्व बना लिया। रेट्जेल ने सर्वप्रथम राजनीतिक भूगोल का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया, इसीलिए उन्हें राजनीति भूगोल का पिता कहा जाता है। उन्होंने जैवीय अवधारणा पर आधारित राज्यों के क्षेत्रीय विस्तार के नियमों का प्रतिपादन किया। हम देखते हैं कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले का समय था 20वीं शताब्दी का, इसके अंदर पोलैंड के जेलन, अमेरिका के ये यूके के मैकेंडर, अमेरिका के ए महान, इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और इन्होंने अपने अपने विचारों के आधार पर, एक ने माना कि विश्व द्वीप पर जो कब्जा करता है वो सबसे ताकतवर होता है, एक ने माना कि नहीं, हवाई शक्ति भी महत्वपूर्ण है और हवाई शक्ति या सागरीय शक्ति से आप विश्व विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सब बातें इसमें 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध से पहले होती रही हैं, विद्वानों ने अपने मत देते रहे हैं। लेकिन जो ये राजनीति भूगोल को क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से जिसने बनाया, जमाया, उसकी विषय वस्तु को किया, वो श्रेय रेट्जेल को जाता है। इसी पे हम रेट्जेल को राजनीति भूगोल का पिता का दर्जा देते हैं। अगला काल है 20वीं शताब्दी का, जो दोनों विश्व युद्धों के बीच का समय है। राजनीति भूगोल और भू राजनीति विचारों के विकास के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण काल माना जा सकता है। इस संक्षिप्त काल में
न केवल 2 विश्व युद्ध हुए, अपितु पहले विश्व युद्ध में पराजित जर्मनी ने तीव्र गति से दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी की तथा केजेलन द्वारा स्थापित भू-राजनीतिक विज्ञान को कार्ल होशोफर तथा उनके अनुयायियों ने और भी अधिक सुदृढ़ बनाया। इस काल को भू-राजनीति के विकास के स्वर्णिम युग के रूप में वर्णित करना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। होशोफर के विचारों ने जर्मन विदेश नीति को प्रभावित करने के अतिरिक्त स्वयं हिटलर की युद्ध और प्रसार की नीति को भी प्रभावित किया। इसी समय में बोमन और विटल्सी ने राजनीतिक भूगोल में प्रादेशिक दृष्टिकोण पर बल देते हुए कुछ सैद्धांतिक विचार भी प्रस्तुत किए। तो ये जो दोनों विश्व युद्ध का समय था, ये समय ऐसा था जब जर्मनी पहले विश्व युद्ध में परास्त हो चुका था और वो उभरने के लिए, बदला लेने की भावना से अपने आप को खड़ा करने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। और उसके जो विद्वान थे वो भी यही मान रहे थे कि कैसे अपने राष्ट्र को विकसित किया जा सके। तो जो भी विचार उसमें हो रहे थे वो राष्ट्र को और विस्तारवादी नीतियों को देखते हुए फैल रहे थे। हिटलर भी इन चीज़ों से अछूता नहीं रहा और उनकी हिटलर की जो प्रसारवादी नीति थी उसने भी इन विचारों को अपने अंदर समाया। फिर आता है आधुनिक काल, जो वर्तमान समय है। अनेक दृष्टिकोणों से इस अध्ययन काल को राजनीतिक भूगोल के विकास के अधिकतम सक्रिय काल के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस काल में न केवल राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत पूर्व स्थापित विचारों जैसे भू-राजनीतिक, ग्लोबीय संबंधों इत्यादि का पुनरावर्तन एवं मूल्यांकन ही किया गया, अपितु विषय संबंधी अनेक सैद्धांतिक विचारों का प्रतिपादन तथा विशिष्ट राजनीतिक घटनाओं एवं प्रदेशों का अध्ययन भी किया गया। राजनीतिक भूगोल के संकल्पनात्मक पक्ष को मजबूत करते हुए सर्वप्रथम हार्टशॉ ने भूगोल की मूल संकल्पना के अनुसार राजनीतिक भूगोल को परिभाषित किया। उनके अतिरिक्त हरमैन, गाटमैन, जोन्स, जैक्सन, विगर्ट, सैमुअल्स आदि ने भी विषय के संकल्पनात्मक पक्ष को सुदृढ़ किया है। 1950 के बाद वाले वर्षों में नवीन राजनीतिक तथ्यों की उपलब्धि के अनुसार अपने अलग विषय क्षेत्र और विधि तंत्र की ओर अग्रसर होता गया। संकल्पनात्मक विकास के इस युग में राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र भी व्यापक होता गया। इसमें राज्य के विभिन्न तत्वों जैसे सीमा, राजधानी, मूल क्षेत्र का अध्ययन भी किया जाने लगा। इस संदर्भ में जोन्स, पाउंड्स, मिंगी, स्पेट, मर्फी, रॉबसन, प्लॉट आदि का कार्य उल्लेखनीय है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में ही राजनीतिक भूगोल को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने हेतु संकल्पना, विषय क्षेत्र और अध्ययन विधियों से सुसज्जित किया है। तो हम देखते हैं कि आधुनिक काल था, इसमें पूर्व के जो भूगोलवेताओं थे जिन्होंने विभिन्न भिन्न कालों में राजनीतिक भूगोल के विकास में अपना महत्व दिया था, योगदान दिया था, उन सबको तो समाहित किया ही, साथ में नई नई चीज़ें भी इसमें जुड़ी, जैसे सीमाएं, किसी भी राज्य की सीमाएं अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिर मूल क्षेत्र, आधार क्षेत्र, राजधानी, ये सब चीज़ें भी इसमें पढ़ाई जाने लगी, इसका भी अध्ययन इसमें शुरू हुआ। साथ ही और नवीन चीज़ें इसमें जुड़ने लगी, जैसे चुनाव की प्रक्रिया। चुनाव की प्रक्रिया में चुनाव क्षेत्रों का कैसे सीमांकन होता है, ये सब चीज़ें भी इसमें जुड़ने लगी। तो हम मानते हैं कि जो भी है आधुनिक काल जो है वो इसका एक तरीके से महत्वपूर्ण जो योगदान दिया है वो आधुनिक काल ने इसके विकास में दिया है। आज के लिए हम इतना ही। शीघ्र ही हम राजनीति भूगोल का दूसरा टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।